नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्वाद एजुकेशन में। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी ज्यादा आजकल न्यूज में है, काफी ज्यादा चर्चा में है, उसको लेकर आया हूं। और ये संबंधित रहने वाला है डब्ल्यूपीआई, जो मुद्रास्फीति अभी बढ़ी हुई है और अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। यानी कि महंगाई के जितने भी रिकॉर्ड थे, सारे के सारे आंकड़ों को पार कर एक नया कीर्तिमान इन्होंने हासिल कर लिया है। और यह जो काम रहना चाहिए था हमारी देश की मुख्य मीडिया का, जो कि इस पर डिबेट होना चाहिए था, इसके कारणों की चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी देश की जो मीडिया है इसको छोड़कर किन अन्य कारणों पर चर्चा कर रही है, किन अन्य मुद्दों पर वो बातें कर रही है, बताने की नीड नहीं है। कमेंट करके आप बताना कि किन मुद्दों पर वो चर्चा कर रही है और किस मुद्दों पर उनको चर्चा करनी चाहिए थी। बहरहाल हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि यह चीजें आपके सामने लेकर आएं और आपको बताएं कि क्यों, जो स्पेशली मैं बातें कर लूं सब्जियों के, तेल के और भी जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या है कारण, है ना। और ये जो मुद्रास्फीति जिसको हम डब्ल्यूपीआई के नाम से जानते हैं, ये होता क्या चीज है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या चीज है, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में आज हम यहां पर बातें करने वाले हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच के जो अंतर है उसको स्पष्ट करने वाले हैं, वो सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए जाननी आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यदि आप आम नागरिक हैं, रोजमर्रा की चीजें यदि इस्तेमाल करते हैं, एक गृहिणी है घर के, तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उन छात्रों से, उन बच्चों से रिकमेंड करूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनको भी वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने यहां पर कवर किया है कि जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो रेट है वो अब तक के सबसे हाईएस्ट, है ना, 15.08% तक पहुंच चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न जो न्यूज़पेपर इन्होंने कवर किया, जिसमें से अधिकतर जगह आपने देखे होंगे तो फोटोज के तौर पे खाने पीने की जो चीजें हैं उसको इन्होंने यहां पर मुख्यता से, यानी कि प्रमुखता से यहां पर दिखाया है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर तुलनात्मक अंतर बताऊंगा, है ना, कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का जो रेट जो बढ़ा हुआ है वो कैसे बढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा आपको बने रहना है, दोनों के बीच का अंतर तो मैं स्पष्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ग्राफ पर आप लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा। यदि यहां पर हम बातें करते हैं तो ये पिछले जनवरी 21 से अभी जनवरी 2022 के बीच का जो ग्राफ यहां पर आपको नजर आ रहा है। ब्लू कलर की जो लाइन आपको नजर आएगी इसको हम लोग बोलेंगे सर, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये आपको नजर आ रही है डब्ल्यूपीआई की लाइन है, और जो येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है सीपीआई की लाइन है। दोनों की चर्चा भी करूंगा मैं, बहुत ही प्यार से और बड़े ही साधारण और आसान से तरीके से मैं अंतर बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, या फिर एक काम करता हूं, मैं पहले दोनों में आपको अंतर बता दूं, उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आऊंगा तो शायद आप लोगों को जल्दी से समझ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है, उसके बाद उन जो ग्राफ्स है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए समझते हैं दोनों को। जैसे कि आप सभी को पता है डब्ल्यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यदि हम बातें करते हैं तो हो जाता है बेटा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, इंडेक्स। वहीं यदि सीपीआई की मैं बातें करूं तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आराम से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ आएंगी, आपको पता चलेगा महंगाई कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हिंदी में यदि हम बोलना चाहें, इसको हिंदी में अलग नाम रहता है, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, सूचकांक मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा उपभोक्ता, उपभोक्ता, है ना, या फिर कभी कभी हम इसको बोलते हैं खुदरा भी बोल देते हैं, हम उपभोक्ता भी बोलेंगे या फिर खुदरा। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को रिटेल भी आपको देखने को मिलता होगा, रिटेल करके, राइट, है ना। तो आइए समझते हैं इन चीजों को, है ना। जैसे आपने सुना होगा एमआरपी करके, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो खुदरा जो मूल्य रहता है उसी को या तो हम खुदरा मूल्य सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि किसी चीज का उत्पादन होता है, किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो जब किसी चीज का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि आलू का उत्पादन होता है, या फिर उदाहरण के तौर पे बोलूं मैं ब्रेड का प्रोडक्शन होगा, ब्रेड जो रहता है उसका उत्पादन होता है, फैक्ट्री में होता है, बेकरी में होता है। अब यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये होलसेल डिपो रहेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप यहां से खरीदने जाओगे एज ए कंज्यूमर, तो आपको पूछेगा भैया मैं कितना दूं करके, आप बोलोगे सर मेरे को एक पैकेट दो करके, तो आपको भगा देगा। क्यों भगाएगा? क्योंकि वो एक पैकेट नहीं बेचने वाला, वो कितना बेचेगा, वो होलसेल बेचेगा। होलसेल मतलब बहुत सारा बेचता है। होलसेल प्राइस जो आपने सुना होगा ना, कई बार आपने सुना होगा कि आइए हम आपको होलसेल प्राइस में हम आपको साड़ियां देंगे, होलसेल प्राइस में हम ये मटेरियल देंगे। होलसेल का ही मतलब होता है बहुत सारा सेल करना, बहुत सारा चीज को बेचना। आप यदि आलू खरीदने जाएंगे तो 1 या 2 किलो नहीं देगा, वो पूरा 1 बोरा 1 बैग आपको आलू देगा।
आ रहा है बात समझ में, है ना। कोई भी चीज यदि आप खरीदने चाहते हो तो पूरे बंडल में देता है, वो सिंगल आइटम नहीं देगा आपको। यदि पार्ले बिस्किट खरीदने जाओ रहे तो पूरा भर के एक कार्टून आपको देगा। फल या फ्रूट खरीदने जा रहे हो तो पूरा भर के एक एक पेटी वो दे देता है। इसका मतलब होलसेल प्राइस में चीजें जो है वो एक मुश्त आपको मिलती हैं। आई बात समझ में। इन चीजों को ये व्यापारी जो वर्ग आपको दिख रहे हैं ना, इन लोग अपने अपने दुकान में लगा के बेचते हैं, ये लोग अपने अपने दुकान में लगा के बेचते हैं। अब आप यहां से जब खरीदने जाओगे ना, अब आप बोलोगे भैया मेरे को आधे किलो आलू चाहिए, वो बिल्कुल आधा किलो देगा। आप बोलोगे एक पाव चाहिए तो एक पाव देगा, है ना। लेकिन यहां पर नहीं देगा, यहां पर वो आपको भगा देगा, बोलेगा कि बेटा लेना है तो तुम एक बोरी लो, नहीं तो तुमको कोई जरूरत नहीं है। ये होता है आपका होलसेल। और ये हो जाता है आप लोगों का कंज्यूमर प्राइस, यानी कि खुदरा या फिर उपभोक्ता मूल्य। क्योंकि जो अंतिम जो पेयर जो होते हैं या फिर अंतिम बायर जो होता है वो होता है उपभोक्ता, यानी कि होता है कंज्यूमर। यहां तक क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो ये चीजें आई थिंक क्लियर हो गई कि कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है या फिर कंज्यूमर जो होता है वो सबसे अंतिम खरीदार होता है। यहां पर यदि हम बातें करते हैं तो ये खरीदार होते हैं, लेकिन ये बीच के व्यक्ति होते हैं। और इन लोग भी क्या करते हैं, यहां से खरीदते हैं जहां से इसका उत्पादन हो रहा है, जहां से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी जो कीमतों में वृद्धि दिख रही है ना, जो डबल डिजिट जो चली गई है वो चली गई है, ये होलसेल वाली चली गई है। ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर भी हुआ है, उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। बहरहाल जो हमारे मुद्दे की जो बात है, जो न्यूज का हेडिंग जो है वो WPI से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि WPI क्या चीज है और CPI क्या चीज है, होलसेल क्या चीज है और CPI क्या चीज है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चीज है। आइए अब इस ग्राफ की हम यहां पर चर्चा करते हैं। ये ग्राफ जो है वो क्या क्या दिखाता है, यहां पर क्या क्या शो करता है ना। सबसे पहले यदि मैं बातें करूं बेटा इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ में आप लोगों को दो लाइन जो है यहां पर नजर आ रही है। एक येलो कलर की लाइन नजर आ रही होगी और एक आपकी ग्रीन या फिर ब्लू कलर की जो लाइन है वो नजर आ रही होगी। इस लाइन की यदि मैं चर्चा करूं, जनवरी 2021 में आप देखिए ये 2.5 के स्तर पर था, है ना। जनवरी 2021 में 2.5 के स्तर पर था। इसके बाद जो इसने बढ़ना स्टार्ट किया है, जैसे यहां पे अप्रैल मई के दौरान बढ़ा था, थोड़ा सा 13.1 हुआ था, फिर हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन कभी वो डबल डिजिट से नीचे नहीं आया। लगातार एक साल तक ये डबल डिजिट के ऊपर रहा है और इस बार तो इसने रिकॉर्ड ही पार कर दिया है। इस बार भाई ये 15 से भी ऊपर चला गया है। आ रहा है समझ में, ये 15 से भी ऊपर चला गया है। वहीं यदि हम CPI की हम बातें करते हैं, CPI जो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बेटा ये आपका 4.1 के आसपास था, ये 5.5, ये सिंगल डिजिट में खेल रहा है अभी तक, ये डबल डिजिट में नहीं पहुंचा है। और डबल डिजिट में यदि ये पहुंच गया ना, फिर तो त्राहिमाम आ जाएगा। आप समझिए, कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यापारी या फिर ऐसे मर्चेंट जो अपना सामान खरीद रहे हैं वो महंगे में खरीद रहे हैं, क्योंकि होलसेल प्राइस का जो भार जो उठा रहा है ना, होलसेल प्राइस का आपका जो भार उठा रहा है, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का जो भार उठा रहा है वो व्यापारी उठा रहा है, आप नहीं उठा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आप पर भी पड़ा जाता है, थोड़ा बहुत फर्क आपको भी दिया जाता है। मुख्य जो आपका भार है वो व्यापारी उठा रहा है। जिस दिन व्यापारी यह बोल दे कि सर अब हमसे ना हो पाएगा, अब तो हम रेट बढ़ा के रहेंगे, फिर ये जो लाइन है ना ये सट से ऊपर निकल जाएगी। इसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। बहरहाल आप इतना समझिएगा, ये लगभग 7.9 के स्तर तक पहुंच चुका है, 7.8 7.9 तक ये भी पहुंच चुका है। अब आप बोलोगे सर ये व्यापारी है या सॉरी ये जो प्राइस इंडेक्स है इसको सरकारें नियंत्रण में क्यों नहीं करती, क्यों अपने कंट्रोल में नहीं करती? तो इसका आप समझिएगा सॉल्यूशन। जो RBI होती है ना बच्चा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो केवल CPI को कंट्रोल करती है। इसको लिख लीजिए भाई आप लोग, ब्रह्मास्त्र, एक आप लोगों का सूत्र, ब्रह्म सूत्र, एक फॉर्मूला। RBI जो रहती है वो केवल CPI को कंट्रोल कर सकती है। और RBI कहती है कि CPI ना 4 ± 2 होना चाहिए। क्या आया? 4 ± 2 का मतलब क्या हो रहा है सर? 4 ± 2% मतलब हो रहा है 4 - 2 कर दो तो यहां से निकलेगा 2%, और 4 + 2 कर दो तो यहां से निकलेगा 6%। कहने का मतलब यह है कि ये CPI महंगाई दर है 2 से 6% के बीच होना चाहिए। क्लियर बच्चा? 2 से 6% के बीच होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये परसेंट बोल रहे हो, आप ये तो बताओ मेरे को कि ये तुलना कहां से किया जा रहा है? ये आप बोल रहे हो ना कि इतना परसेंट हाइक हुआ, इतना परसेंट हाइक हुआ, ये कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? कोई तो बेस होगा ना भाई। जैसे दो लोग जब दौड़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि वो फर्स्ट आया। आप क्यों बोलते हो? क्योंकि उसका अपोनेंट सेकंड आया है।
क्योंकि उसकी और जो बाकी जो अपोनेंट रहे उन लोग उससे पीछे रहे, तभी तो आप बोलते हो ना एक अकेला दौड़ेगा। तो क्या आप बता सकते हो क्या कि पहला है कि दूसरा है? नहीं बता सकते। तो कुछ तो आधार चाहिए, कुछ तो बेस चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। तो जो बेस रहता है ना बेटा, उसको हम लोग आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यदि हम यहां पर बातें करते तो 2011-12 जो रहता है आधार वर्ष होता है। किसके लिए होता है? डब्ल्यूपीआई के लिए। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है 2011-12 और सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2012। मतलब ये है कि जो वस्तुएं है ना 2011-12 में 100 रुपए में मिल रही थी, आज वो 115 रुपए हो गई हैं। 15% बढ़ गया है ना। वैसे ही सर यहां पर यदि हम बातें करते, जो वस्तुएं 100 रुपए में मिल रही थी, आज वो कितने में? 109 रुपए समथिंग कुछ बढ़ गई हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो छोटा सा अमाउंट है करके, लेकिन आप खुद सोचिए 100 रुपए में 15 रुपए, यहां पर करोड़ों में होता है व्यापार, करोड़ों में होती है हमारी आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो फर्क तो पड़ेगा ही चीजों को, है ना। जैसे मैं पेट्रोल की मैं बातें करूं भाई, 10 रुपए का पेट्रोल का रेट बढ़ना मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये आधार वर्ष जो रहता है वो इसके लिए 2011-12 डब्ल्यूपीआई के लिए। सीपीआई के लिए हम बातें करते तो 2012 है। ठीक, आइए ये लेटेस्ट ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो अप्रैल 2021 से है ये 10.74, यानी कि लगातार 10 के आंकड़ों को इसने बरकरार रखा है। 14.87 हुआ था, धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हुआ, अचानक 14.55, फिर बेटा बढ़ के हो गए 15.08, 15 की स्तर तक ये पहुंच चुका है। और यदि ये कंट्रोल नहीं हुआ समय रहते तो फिर काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। आप अभी से समझ जाइएगा, ये भविष्यवाणी समझो या फिर कुछ और समझो, यदि ये कंट्रोल नहीं हुआ फिर बेटा हालात हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे हो जाएंगे, है ना। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि चीजें समय पर सुधर जाए। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ और चीजें यहां से। जैसे कि इसमें ग्राफ में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जब डब्ल्यूपीआई की हम बातें करते हैं, सबसे अधिक जो रेट वृद्धि हुई है वो वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों का हुआ है। सबसे अधिक जो सब्जी की जो खुदरा मूल्य तो छोड़ दो, उसको थोक मूल्य में जो ली गई हैं सब्जियां वो बढ़ी हैं। आप जब ठेले वाले से बोलेंगे ना, अरे क्या भाई साहब कल तो 20 रुपए 30 किलो रुपए टमाटर बेच रहे थे, आज आप क्यों बेच रहे हो 60 रुपए, तो उसका एक ही जवाब रहता है, आप प्रैक्टिकली करना। देखो इकोनॉमी कुछ नहीं है, इकोनॉमी सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लोग भगते हैं, लोग डरते हैं, दिस इज द वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप जाइएगा टमाटर के भाव पूछना, अरे क्या, आप बस ऐसे ही बोलना, सेम टू सेम लाइन बोलना। और यदि जो सब्जी वाला इससे दूसरा अगर लाइन बोल देना तो बताना बेटा कि नहीं सर तरुण सर आप बोले थे वैसे ना, उसने कुछ और लाइन बोला, मैं मान जाऊंगा। 99% बता रहा हूं मैं कि वही आंसर देगा। आप जाके बोलना कि भैया आज तो मतलब कल परसों 2 दिन पहले 20 रुपए 30 किलो बेच रहे थे, आज 60 रुपए कैसे? तो बोलेगे भैया हमको खरीद ही नहीं पड़ा है। वही बोलेगा, देखना भैया हमको खरीदी नहीं पड़े, या फिर बोलेगा कि भैया मंडी में भी तो वैसी रेट मिल रहा है, हम क्या करें। इसका मतलब जब इन लोग खरीद रहे थे, कैसे खरीद रहे थे? होलसेल में खरीद रहे थे, थोक में खरीद रहे थे, तब इनको बेटा ये महंगा, कितना रुपए महंगा पड़ रहा था? यदि 100 रुपए पहले आता था तो अभी 138 रुपए पड़ रहा था, 38.5% महंगा सब्जी। फ्यूल एंड पावर की हम बातें करते 32.3, फ्रूट्स की हम बातें करते 12.5, फूड आर्टिकल्स, ये काफी मतलब ये लगभग डेटा है, उस समय के डेटा है, आज से 4 महीने पहले के डेटा है। 4 महीने पहले जब ये 13% था, अभी 15% बढ़ गया, मतलब और समझो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई, 40 पार कर चुका होगा, 40%। और इसका फर्क पड़ता है आप लोगों को यहां पर। ठीक है, जैसे ऑयल और फैट्स की मैं बातें करूं 18% बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट 9.4%, फ्यूल है ना, आपके कपड़े वगैरह हैं, फुटवेयर्स वगैरह सब के सब रेट बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन आएगा तो भी रेट बढ़ेगा, सरकारी यदि टैक्सेशन बढ़ाएंगी तो भी रेट बढ़ेंगे, मार्केट का जो फ्लोटिंग रेट के कारण महंगाई बढ़ेगा तो भी रेट बढ़ेंगे। मतलब चारों चौतरफा जो वार है वो पब्लिक को झेलना पड़ रहा है, और इसके लिए जो उत्तरदायी है ना वो पब्लिक है भाई, सीधी सी बात है। सरकार को आप मत कोसिए। सरकार को क्यों बोलते हो कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, उस पर ध्यान नहीं देती? अरे पब्लिक ही ध्यान नहीं देना चाहती, पब्लिक ही ध्यान, पब्लिक को जब बोले तो अरे हम कर लेंगे, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए, हमको तो मतलब नहीं है इससे, महंगाई बढ़े तो बढ़े, पेट्रोल का रेट बढ़े तो बढ़े, हम तो समझ रहे हो ना। बोलना नहीं चाहता बेटा, बुलवाओ मत मेरे को, ठीक है। तो ये पब्लिक जिम्मेदार है भाई इसके लिए। पब्लिक जब तक इस चीज का ढंग से प्रोटेस्ट नहीं करेगी, पब्लिक आके जनता सवाल नहीं पूछेगी सरकार से, तो ये रेट बढ़ता ही चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए बेटा आगे मैं समझाता हूं आप लोगों को यहां से, है ना, क्योंकि कुछ चीजें और समझनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो लेटेस्ट डेटा था जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, यहां पर एक और चीज बोला गया कि सीपीआई में भी जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है। उसमें से भी ओवरऑल की मैं बातें करता हूं तो 26 राज्य और 6 जो आपके यूटी हैं, कितने हैं हमारे पास? 28 राज्य और 8 यूटी हैं, 36 होते हैं ना, उनमें से 26 राज्य और 6 यूटी, यानी कि 22 राज्यों में, सॉरी 32 राज्यों में
32 राज्यों में यूटीज और स्टेट्स मिला के सब में जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई है ऑन एन एवरेज से, मतलब काफी खतरनाक स्थिति यहां पर रहने वाली है। अब सबसे प्रमुख अंतर जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी समझना है वो क्या है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, समझने की यहां पर कोशिश करिएगा। ये जो डब्ल्यूपीआई जो रहता है ना बेटा, ठीक है, सॉरी, जो सीपीआई जो रहता है ये जनरली मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, जनरली मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। सीपीआई जो रहता है वो मंथली बेसिस पे और डब्ल्यूपीआई जो रहता है वो साप्ताहिक यानी कि वीकली बेसिस पे निकाला जाता है। इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर इसको समझने की कोशिश करिएगा। सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के दोनों चीजें शामिल होती है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है बताने की नीड नहीं है, वस्तु और सेवाएं दोनों के दोनों चीजें शामिल होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज सर्विसेज। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, दिस इज सर्विसेज। मेडिकल चिकित्सा आपको मिल रही है, दिस इज सर्विसेज। मूवी आप देख रहे हैं, दिस इज सर्विसेज। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, दिस इज सर्विसेज। घूमने जा रहे हो, दिस इज सर्विसेज। हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग दिस इज सर्विसेज। सब चीज सर्विसेज के अंतर्गत आता है। टूरिज्म, पार्क, एवरीथिंग, है ना। गुड्स में क्या आता है, जो सामान हम खरीदते हैं, जो सामान हम उपभोग करते हैं, वो गुड्स में आ जाता है। तो डब्ल्यूपीआई जो रहता है ना वो केवल गुड्स के आंकड़े लेता है, लेकिन सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के आंकड़े लेता है। और यदि आपको एक छोटा सा फैक्ट याद होगा, हमारे जीडीपी में यदि मैं इसको बाइफरकेट करूं तो 50% से भी अधिक, इनफैक्ट 60% से भी अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल सर्विसेज का है। क्या बोल रहा हूं हमारे समझ में? 60% से भी अधिक जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो किसका है? सर्विसेज सेक्टर का है। अब एक चीज बताओ बेटा, सर्विसेज को मैं यहां पे काउंट कर ही नहीं रहा हूं। गुड्स कितना ही निकालेगा, अकेले कितना ही निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा 30%, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 40%। 60% तो इधर सर्विसेज है। सर्विसेज के रेट तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डब्ल्यूपीआई जो रहता है ना, ये आंकड़ा ऊपर चला जाता है और सीपीआई का जो आंकड़ा है वो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो आपका, जैसे कि हम बोले कि सर आप इतने में कोर्स खरीद लीजिए या फिर इतने में वो कर लीजिए, हॉस्पिटल रेट उतने नहीं बढ़े हैं, लाइक पेट्रोल वगैरह एकदम सडन महंगे हुए ना, वैसी बाकी चीजें सर्विसेज के रेट नहीं बढ़ी हैं। जिस दिन सर्विसेज के रेट बढ़ जाएगा ना, फिर बेटा ये सीपीआई तो खतरनाक तरीके से ऊपर पहुंचेगा ये। इसीलिए सीपीआई अभी कंट्रोल में है, हालांकि सामानों में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे हम यहां पर बातें कर लेते हैं। तो ये जो बेस ईयर, जनरली इसको कैलेंडर ईयर माना जाता है, इसके लिए जो बेस ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2012 था और इसका जो आधार वर्ष है 2011-12 था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैलेंडर ईयर में क्या करते हो बेटा, आप जनवरी से दिसंबर काउंट करते हो, और फाइनेंशियल ईयर में क्या काउंट करते हो, आप अप्रैल से मार्च काउंट करते हो। तो भैया जब अप्रैल से मार्च काउंट करोगे तो एक महीने का मतलब 2011 का अप्रैल से लेके 2012 के मार्च, 2021 के अप्रैल से लेके 2022 के मार्च, 2022 के अप्रैल से लेके 2023 के मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर में 2 वर्ष आपको डेज देके मिलते हैं और कैलेंडर ईयर में केवल एक ही साल मिलता है, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। एक और अंतर है जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा, वो ये है कि डब्ल्यूपीआई के जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा यदि हम बातें करते हैं सीपीआई, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी जो आयोग होता है या फिर सांख्यिकी विभाग होता है वो इसको जारी करता है। मैंने बता दिया कि गुड्स केवल शामिल किया जाता है डब्ल्यूपीआई में, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल की जाती हैं। यहां पर लगभग जो आइटम की संख्या है वो 697 है और यदि सीपीआई की मैं बातें करूं तो 448 रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और 460 जो है बेटा वो शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए भाई, अब यहां पर मैं कुछ और चीजें आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं, यदि आप लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये वो सारी चीजें हैं जिसको हम लोग डब्ल्यूपीआई के तहत ले लेते हैं। टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, कोल, क्रूड पेट्रोलियम, नॉन फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स, ये सारी की सारी चीजें है ना। वहीं सीपीआई के तहत ली जाने वाली चीजों में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हाउसिंग, ओके, इसके बाद यदि मेडिकल केयर्स एंड ऑल, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीजों का, है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। यदि किसी भी प्रकार के और अन्य डाउट हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे। और इसी भी प्रकार के आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए बने रहिएगा अद्वैत एजुकेशन के साथ और संडे जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।